7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और सीडीएस जनरल अनिल चौहान समेत सशस्त्र बलों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वहीं पाकिस्तान से लगे जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह से सतर्क है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अब हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर में स्थिति सामान्य दिखाई दी है। रात में किसी ड्रोन या गोलीबारी की खबर नहीं मिली। जम्मू कश्मीर के अलग अलग सेक्टरों में भी स्थिति सामान्य बनी हुई है। राजौरी, अखनूर, जम्मू सिटी, पुंछ में हालात सामान्य बने हुए हैं। श्रीनगर में लाल चौक पर आज दुकानें सामान्य रूप से खुली हैं। श्रीनगर में आज स्थिति सामान्य है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार ने कहा है कि लोगों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाओं एसओपी का पालन करना चाहिए। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रहे गलत सूचनाएं और अपुष्ट दावे अनावश्यक दहशत पैदा कर सकते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भी आज सुबह हालात सामान्य दिखाई दिए। सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं अमृतसर की डीसी ने जानकारी दी है कि अमृतसर में स्थिति सामान्य है। लोग अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, बाजार खुले हैं, जनजीवन सामान्य है। उन्होंने लोगों के सहयोग के लिए आभार जताया। उधर दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सुचारू रूप से जारी है। हालांकि सुरक्षा प्रोटोकॉल के मद्देनजर उड़ान के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि संभावित सुरक्षा देरी को देखते हुए जल्दी पहुंचे। एयरलाइन और सुरक्षा कर्मियों को पूरा सहयोग दें। केबिन और चेक इन बैगेज के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें। राइफलमैन सुनील कुमार का पार्थिव शरीर जम्मू के त्रेवा गांव स्थित उनके घर लाया गया। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी के दौरान वे शहीद हो गए। देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सेना के जवान एम मुरली नायक को आंध्र प्रदेश में श्रद्धांजलि दी गई। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के रहने वाले एम मुरली नायक आतंकवाद विरोधी अभियान में शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बने बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध का एक गेट खोल दिया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सेना ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अब तक जो कार्रवाई की है, उससे भारत की सैन्य क्षमता की एक नई पहचान पूरे विश्व में बनी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज सांखली स्थित रविंद्र भवन में जनता दर्शन किया और लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उनके समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। तमिलनाडु के मदुरै में कलाझागर चिथिराई महोत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पीतमपुरा में स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में 36वीं रथ यात्रा में शामिल हुई। सीए की परीक्षाएं अब 16 से 24 मई के बीच आयोजित की जाएंगी। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने घोषणा की है। पहले ये परीक्षाएं 9 से 14 मई 2025 के बीच आयोजित होने वाली थी। आईसीएआई ने एक अधिसूचना में कहा कि देश में सुरक्षा स्थिति के घटनाक्रम के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है और आईसीएआई ने बताया कि परीक्षा के केंद्रों और समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर स्थित श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क आवास की व्यवस्था की है।
श्राइन बोर्ड प्रशासन 550 बिस्तरों की क्षमता वाले भवन की सुविधा श्रद्धालुओं को प्रदान कर रहा है। सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन 5 के तहत 8 राज्यों में 42 स्थानों पर तलाशी ली और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन चक्र 5 के तहत साइबर अपराध, डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे प्रयासों के क्रम में सीबीआई ने दूरसंचार ऑपरेटरों के विभिन्न पॉइंट ऑफ सेल एजेंटों के परिसरों पर कई स्थानों पर तलाशी ली। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में मेसर्स प्लैटिनम हॉर्न प्राइवेट लिमिटेड के मुंबई और सूरत में 4 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 6.30 करोड़ नकद सहित डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। ईडी ने नवी मुंबई के वाशी स्थित एपीएमसी पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स प्लैटिनम हॉर्न प्राइवेट लिमिटेड ने मोइसेनाइट डायमंड्स और अन्य आभूषणों की बिक्री के बदले अपने ग्राहकों से भारी मात्रा में नकदी एकत्रित की। जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी ने दक्षिण कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित मामले में एजेंसी ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां जिले में की जा रही है। इसका उद्देश्य आतंकी नेटवर्क और उसके समर्थन करने वाले ढांचों को खत्म करना है। यह अभियान विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू किया गया है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। वर्ष 1998 में इसी दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। ये दिन देश की प्रगति और विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को याद दिलाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का उद्देश्य दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को उजागर करना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवाओं की रुचि को प्रोत्साहित करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि भारत उन वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और टेक्नीशियन को सलाम करता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नई तकनीक विकसित करके योगदान देते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली के जनपद स्थित डॉक्टर आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह में शामिल होंगे। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत टीडीबी ने कल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 के लिए आधिकारिक थीम यंत्र, नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर का अनावरण किया। यंत्र शब्द भारत की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत में गहराई से समाया हुआ है। ये न केवल यांत्रिक सरलता का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि प्रतीकात्मक शक्ति, प्रणालियों और तालमेल का भी प्रतिनिधित्व करता है। तमिलनाडु में ईएपी सेट 2025 परीक्षा परिणाम आज घोषित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी परिणामों की घोषणा कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में 12 से 16 मई तक होगा भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए का 11वां दौर। वार्ता में व्यापार, निवेश, नवाचार और आपूर्ति श्रृंखला जैसे विषयों पर केंद्रित होगा संवाद। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रूस की अपनी यात्रा के दौरान विजय दिवस समारोह में भाग लिया। ये समारोह द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत लोगों की जीत की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मॉस्को में आयोजित किया गया था। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रूस की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार से की मुलाकात। इसके अलावा उन्होंने भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नया भारत अब आयातक से निर्यातक की भूमिका में आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम निर्यात के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीमावर्ती जिलों के किसानों की खेती एवं उपलब्ध खाद, बीज और अन्य संसाधनों के संबंध में समीक्षा की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र के हर राज्य के किसानों की खेती सुरक्षित रखने की हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ये देश की सेवा के लिए पूरी तरह से कमर कसकर काम करने का अवसर है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कल शाम हैदराबाद के गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई।
मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मिस वर्ल्ड संगठन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जूलिया मोर्ले और मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पिसिस्कोवा की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रत्येक प्रतिभागी ने अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्टेडियम में प्रवेश किया। समारोह में तेलंगाना के लोक और जनजातीय नृत्य कलाओं का प्रदर्शन किया गया। इसमें 250 बच्चों की पेरिनी नाट्यम प्रस्तुति भी शामिल थी। भारत की प्रतिनिधि नंदना गुप्ता सहित एशिया और ओशियाना के समूह ने ओगू डोलू की धुनों के साथ स्टेडियम में प्रवेश किया। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 31 मई को हैदराबाद में संपन्न होगी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में शुक्रवार को स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ लखनऊ एवं कप्तानगंज थाने की पुलिस द्वारा 50-50 हजार रुपए के 2 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज का दिन दुनिया की हर मां के लिए समर्पित है। दुनिया भर में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। ये सभी माताओं के लिए एक विशेष दिन है। अपने बच्चों की सफलता में हर मां का अतुलनीय और निस्वार्थ योगदान होता है। मदर्स डे की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका की निवासी आना जॉविस ने अपनी दिवंगत मां के प्रति प्यार और सम्मान जताने के लिए मदर्स डे की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह भस्म आरती की गई। इस दौरान भारी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई को केरल तट पर पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। सामान्य तिथि से 5 दिन पहले इस मानसून के पहुंचने से खरीफ की बुआई और पैदावार अच्छी होने और जलाशयों का स्तर बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इस वर्ष मानसून सामान्य से अधिक 105% होने का अनुमान व्यक्त किया है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब विभाग ने सामान्य से अधिक मानसून का अनुमान लगाया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पूर्वी भारत के अलग अलग स्थानों में 14 मई तक उष्ण लहर की संभावना जताई गई है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं जारी। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण यानी कि IEPFA और सेबी ने निवेशक शिविर पहल के तहत रणनीतिक तैयारी बैठक आयोजित की गई। यह रणनीतिक बैठक निवेशक शिविर की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसका उद्देश्य निवेशकों को अधिक आसानी से अघोषित लाभांश और शेयरों को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाना, वित्तीय साक्षरता में सुधार करना और बिचौलियों पर निर्भरता कम करना है। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय इक्विटी बाजारों ने बीते महीने अप्रैल में मजबूत प्रदर्शन किया, जिसमें निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 3.94% की बढ़त के साथ शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.69% की वृद्धि दर्ज की गई। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल सर्विस, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में लगातार लाभ के कारण निफ्टी 500 सूचकांक 3.24% चढ़ा,
वहीं निफ्टी माइक्रो कैप 250 ने भी रैली में भाग लिया, जिसमें 1.28% की बढ़त दर्ज की गई। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस पावर लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025 की 31 मार्च को समाप्त चौथी तिमाही के लिए राजस्व और कुल आय दोनों में गिरावट दर्ज की। रिलायंस पावर का परिचालन राजस्व 1% घटकर 1,978 करोड़ रुपए रह गया, जो वित्त वर्ष 2024 की इसी तिमाही में 1,997 करोड़ रुपए था। कुल आय भी 5.83% घटकर 2,066 करोड़ रुपए रह गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 2,193.85 करोड़ रुपए थी। स्वच्छता परिवहन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक को हरी झंडी दिखाई है। हाइड्रोजन से चलने वाले ये ट्रक धीरे धीरे अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड में लॉजिस्टिक संचालन में इस्तेमाल होने वाले डीजल वाहनों की जगह लेंगे। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि IIFCL ने वित्त वर्ष 2025 में 2,165 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT हासिल किया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2024 के 1,552 करोड़ रुपए से 39% की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। ये वृद्धि IIFCL की प्रभावशाली वित्तीय गति को दर्शाता है, जिसमें PAT वित्त वर्ष 2020 में इसके प्रदर्शन की तुलना में लगभग 42 गुना बढ़ा है। IIFCL का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि PBT भी 2,776 करोड़ रुपए के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। प्रमुख ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान इन दोनों देशों के लिए अपने सभी टूर पैकेज निलंबित कर दिए हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने शून्य उत्सर्जन ट्रैकिंग के लिए भारत की प्राथमिकता वाले गलियारों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में देश भर के 10 महत्वपूर्ण राजमार्ग खंडों की रूपरेखा दी गई है। ग्लोबल सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मॉर्गन स्टार DBRS ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को BBB लो से एक स्थिर प्रवृत्ति के साथ BBB में अपग्रेड किया है। यह अपग्रेड भारत की आर्थिक सुधार और मजबूत विकास दर को दर्शाता है। DBRS की रिपोर्ट में भारत के अल्पकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को भी स्थिर प्रवृत्ति के साथ R2 मध्यम से बढ़ाकर R2 उच्च किया गया है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत अब जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता इस वर्ष अप्रैल में सालाना आधार पर 30.7% बढ़कर 107.95 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष अप्रैल में 82.64 गीगावाट थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर 10% की हिस्सेदारी के साथ भारत स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में लगातार वृद्धि कर रहा है। कोलकाता स्थित चीनी महावाणिज्य दूत शिउ वेई ने भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान के एक्यूपंक्चर अस्पताल में चीन में भारतीय चिकित्सा सहायता दल के डॉक्टर विजय कुमार बसु की स्मारक प्रदर्शनी का दौरा किया। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का नया दौर ओमान में आज से शुरू हो रहा है। ये वार्ता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खाड़ी देशों की यात्रा के ठीक पहले हो रही है। ओमान ने वार्ता के लिए आज की तारीख का प्रस्ताव किया था, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार किया। राष्ट्रपति ट्रंप 13 मई से सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। रियाद में उनकी खाड़ी सहयोग परिषद के नेताओं से मिलने की संभावना है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर अटकलें अब तेज हो गई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सामने बगैर किसी शर्त के बातचीत का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन के साथ होने वाली ये बातचीत इस महीने की 15 तारीख को इस्तांबुल में होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से पाकिस्तान को $1 अरब के वितरण को मंजूरी दिए जाने के बाद अनुभवी वैश्विक निवेशक जिम रॉजर्स का कहना है कि आतंकवाद को वित्त पोषित करना बेतुका है, जिसे रोके जाना चाहिए। सूडान के पश्चिमी हिस्से नॉर्थ कोर्दोफान राज्य के
एल ओबेद शहर में स्थित केंद्रीय जेल पर ड्रोन हमला हुआ। इसमें कम से कम 19 कैदियों की मौत होकर और 45 से अधिक घायल हुए। दरअसल अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ ने हाल ही में सूडानी सशस्त्र बलों यानी कि एसएएफ के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों और प्रमुख सुविधाओं पर ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें एल ओबेद भी शामिल है। अप्रैल 2023 के मध्य में सूडान में एसएएफ और आरएसएफ के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है, जिसमें अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मॉस्को में सोवियत संघ की देशभक्ति युद्ध में विजय की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में भाग लेने के दौरान सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हस्ताक्षर और सहयोग दस्तावेज के आदान प्रदान समारोह में भी भाग लिया। चीन और सिंगापुर के बीच चीन सिंगापुर सहयोग 2025 नामक संयुक्त समुद्री अभ्यास सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे पर शुरू हो चुका है। इस अभ्यास में दोनों देशों की नौसेनाओं के अधिकारियों और सैनिकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। रूस की राजधानी मॉस्को में चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वनथाओ और रूसी आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेशेतनिकोव के बीच हुई बैठक में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने, साथ ही अमेरिका द्वारा लगाए गए तथा कथित पारस्परिक टैरिफ के प्रति संयुक्त प्रतिक्रिया पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने उन्नत चीन रूस बीमा समझौते के कार्यान्वयन और व्यापार निवेश सहयोग को गति देने पर दिया जोर। अल्बानिया में आज संसदीय चुनाव हो रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री एडी रामा अभूतपूर्व चौथे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। रामा को अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी और डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री साली बेरिशा के खिलाफ जीत मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में समर्थन देने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती उचित थी। उन्होंने अपनी सेना की भागीदारी को देश के संप्रभु अधिकारों के इस्तेमाल के रूप में बचाव किया। जर्मनी के नए विदेश मंत्री जोहान वेटफुल मध्य पूर्व की यात्रा के लिए इजराइल के लिए रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण चर्चाएं होने की उम्मीद है, जिसमें सरकार और मित्र राष्ट्रों की नीतियों के बारे में आलोचनात्मक चर्चा शामिल है। यशस्वी जायसवाल ने यू टर्न लेते हुए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को पत्र लिखा है कि उन्हें मुंबई की ओर से खेलने दिया जाए। इससे पहले उन्होंने गोवा जाने का फैसला किया था। मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर अर्लिंग हालांड चोट से उबरने के बाद वापसी के लिए अब तैयार है। हालांड टखने की चोट के कारण मार्च से मैदान से दूर है। सनडरलैंड ने चैंपियनशिप प्लेऑफ सेमीफाइनल के पहले लेग में जीत दर्ज कर मुकाबले में बढ़त बना ली है। सनडरलैंड ने कोवेंट्री सिटी के खिलाफ पहला लेग 2-1 से जीता। फीफा ने घोषणा की है कि 2031 के बाद महिला फुटबॉल विश्व कप 32 के बजाय 48 टीमों का होगा। फीफा काउंसिल ने इस बदलाव के लिए वोटिंग में सर्वसम्मति दी है। आर्सेनल के मैनेजर मिकेल अर्टेटा का कहना है कि लिवरपूल की टीम एनफील्ड में होने वाले प्रीमियर लीग मैच से पहले गार्ड ऑफ ऑनर की हकदार है। उन्होंने कहा कि लिवरपूल को देखकर बाकी टीमों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। ईपीएल में रविवार को होने वाले मैच में मैन यू का सामना वेस्ट हैम यूनाइटेड से होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग में 15वें स्थान पर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर रुबेन अमोरिम का कहना है कि यूरोपा लीग फाइनल से पहले उनके खिलाड़ियों के पास 3 प्रीमियर लीग मैच में खेलने का मौका है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी पूरे अभ्यास कर सकते हैं, वहीं उन्हें चोट से बचाव भी करना होगा। लिवरपूल के फॉरवर्ड मोहम्मद सालाह को फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा तीसरी बार मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। सालाह ये पुरस्कार तीसरी बार जीतने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं। फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन ने आर्सेनल की स्ट्राइकर एलिसिया रूसो को विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। रूसो ने महिलाओं की चैंपियंस लीग में 8 गोल किए थे और आर्सेनल को फाइनल में पहुंचने में मदद की थी। बायर लेवरकुसेन के कोच जाबी अलोंसो इस सीजन के बाद अपना पद छोड़ देंगे। क्लब के साथ उनका 3 साल का कार्यकाल बेहद सफल रहा। देश के मशहूर संगीत निर्देशक और सांसद
इलाया राजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि वह अपने संगीत कार्यक्रम की फीस और 1 महीने का वेतन राष्ट्रीय रक्षा कोष में देंगे। आज 11 मई को मदर्स डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर अभिनेत्री संदीपा धर ने अपनी मां सुषमा धर के प्रति अपना प्यार जताया। फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने मदर्स डे पर अपनी दिवंगत मां निर्मल कपूर को भावुक श्रद्धांजलि देते हुए उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर की हॉरर कॉमेडी फिल्म कप कपी 23 मई को होगी रिलीज। अभिनेत्री राधिका आप्टे की फिल्म सिस्टर मिडनाइट 16 मई को न्यूयॉर्क में और 23 मई को लॉस एंजलिस में रिलीज की जाएगी। फिल्म केसरी वीर में सुनील शेट्टी एक योद्धा का किरदार निभाते हुए आएंगे नजर। फिल्म 23 मई को होगी रिलीज। और राजकुमार राव की फिल्म मालिक अब 11 जुलाई को होगी रिलीज। राजकुमार राव एक गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।